जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को सोनू जी के जीएस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 के होने वाला एग्जाम 3 अगस्त पेपर के लिए 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपका पेपर में सीधे पूछ सकता है। तो साथियों, आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्तों, यदि किसी चालक का प्रतिरोध स्थिर हो और उसके सिरों के बीच विभवांतर दोगुना कर दिया जाए तो उसमें प्रवाहित धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या दोस्तों, यदि किसी चालक का प्रतिरोध स्थिर हो और उसके सिरों के बीच विभवांतर दोगुना कर दिया जाए तो उसमें प्रवाहित धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह दोस्तों सीधा सी प्रश्न है दोस्तों कि ओम के नियम कहता है कि प्रतिरोध स्थिर रहने पर धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या दोस्तों, धारा होता है जो कि विभवांतर के समानुपाती होता है। तो धारा अगर दुगुना कर दिया जाए तो विभवांतर भी दुगुना हो जाएगा, विभवांतर अगर दुगुना कर दिया जाए तो धारा भी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दुगुना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 कहता है, निम्नलिखित में से किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? क्या दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो वो गैस है दोस्तों N2O। क्या दोस्तों? N2O, इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। क्या दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 कहता है, मानव शरीर में भोजन के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में पूरा होता है? क्या दोस्तों, मानव शरीर में भोजन के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में पूरा होता है? तो वो होता है दोस्तों छोटी आंत में। क्या दोस्तों? छोटी आंत में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 कहता है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरोध में की गई थी? क्या दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरोध में की गई थी दोस्तों? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो बात करते हैं हम लोग स्वदेशी आंदोलन के बारे में। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात करें तो यह 1905 ईस्वी में, क्या दोस्तों, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था दोस्तों। और इन्होंने ही बंगाल विभाजन का विरोध किया था और स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत किया था दोस्तों। यानी कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरोध में हुआ था? तो वह बंगाल विभाजन के विरोध में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो प्रश्न संख्या 5 कहता है कि भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो कौन सी नदी है दोस्तों जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले भारत की सबसे बड़ी डेल्टा बनाती है? तो वो है दोस्तों गंगा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। और गंगा नदी है जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है। कौन सी डेल्टा बनाती है दोस्तों? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। 6 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है? क्या दोस्तों, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि समानता के अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 14 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7 कहता है, ग्लोबल फायर पावर, क्या दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स मुख्य रूप से किस आधार पर देशों की रैंकिंग करता है? क्या दोस्तों, कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स मुख्य रूप से किस आधार पर देशों की रैंकिंग करता है? तो यह है दोस्तों सैन्य शक्ति के आधार पर। क्या दोस्तों, सैन्य शक्ति के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8 कहता है, जब भारतीय रिजर्व बैंक CRR बढ़ाता है, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाता है, तो सामान्यतः किस पर प्रभाव पड़ता है? यानी कि किस पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो बैंकों के पास ऋण देने के लिए कम धन बचता है। क्या हो जाता है दोस्तों? जब कैश रिजर्व रेशियो बढ़ जाता है तो बैंकों के पास ऋण देने के लिए कम धन बचता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्तों, यह रीजनिंग का प्रश्न है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कहता है दोस्तों, यदि मैंगो को NBOHP, क्या दोस्तों, NBOHP लिखा जाता है तो उसी नियम के अनुसार एप्पल का कूट क्या होगा? यानी कि एप्पल को क्या लिखा जाएगा? तो मैंगो को क्या लिखा जाता है? MANGO, मैंगो को क्या लिखा जाता है दोस्तों?
NBOHP। तो देखिए दोस्तों M को क्या लिखा जाता है N, यानी कि इसमें क्या हो रहा है दोस्तों +1। A को क्या लिखा जाता है B, यानी कि इसमें भी क्या हो रहा है +1। और N को क्या लिखा जाता है O, यानी कि सब में क्या हो रहा है दोस्तों +1 तो आइए हम लोग देख लेते हैं एप्पल को क्या लिखा जाता है। तो A के बाद क्या आएगा दोस्तों B। तो देख लेंगे B कहाँ है, तो B तीनों में है दोस्तों, ABC तीनों में, यानी कि D आंसर गलत हो जाएगा। अब देख लेंगे P के बाद क्या आता है, तो P के बाद आता है दोस्तों Q। तो Q किस में है दोस्तों, तो A और B में, यानी कि C भी गलत हो जाएगा। उसके बाद P है, P के बाद क्या आएगा दोस्तों Q, यानी कि अभी दोनों जारी है दोस्तों। L के बाद क्या आएगा, L के बाद आएगा दोस्तों M, यानी कि ऑप्शन नंबर A होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर B नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। कहता है भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। क्या दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो वह है दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश, जो कि भारत के सबसे अधिक वन यहीं पाया जाता है दोस्तों। भारत के सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। प्रश्न संख्या 11 कहते हैं दोस्तों कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहे लेकिन उसका वेग तिगुना कर दिया जाए। क्या दोस्तों, कि वस्तु का द्रव्यमान समान रहे और वेग तिगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा के बारे में बात करें दोस्तों कि द्रव्यमान समान रहे और वेग तिगुना हो जाए। वेग अगर बढ़े दोस्तों, तिगुना कहे दोस्तों, तो वो वर्ग के रूप में गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। क्या दोस्तों, अगर वेग तिगुना या दोगुना कितना भी रूप में बढ़े दोस्तों, तो गतिज ऊर्जा अगर कहे कि कितनी हो जाएगी, तो वो वर्ग के रूप में बढ़ जाता है। यानी कि तिगुना कहे दोस्तों, तो 3 के वर्ग के रूप में बढ़ जाती है, यानी कि 9 गुना हो जाएगा दोस्तों गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर दोस्तों। ऐसा प्रश्न है दोस्तों, तो सीधा वर्ग करके आप लोग आंसर को टिक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12 को। प्रश्न संख्या 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वह है दोस्तों पारा, जो कि सामान्य तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि कमरा के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर तक पहुंचाने का कार्य कौन सी रक्त वाहिका करती है। क्या दोस्तों, कि मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर तक पहुंचाने का कार्य कौन सी रक्त वाहिका करती है, तो वो करता है दोस्तों धमनी। क्या दोस्तों, धमनी, आर्टरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14 को। प्रश्न संख्या 14 कहता है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो आइए दोस्तों इसका उत्तर हम लोग जानेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो वो दिए थे दोस्तों महात्मा गांधी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर हम लोग बात करें भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा, 1942 ईस्वी में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इन्होंने ही 8 अगस्त, कितने दोस्त, 8 अगस्त 1942 को यह नारा दिए थे, 8 अगस्त 1942 को, तो इससे आप लोग याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। प्रश्न संख्या 15 कहता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी है। क्या दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी है, तो यह है दोस्तों चिल्का झील। क्या दोस्तों, चिल्का झील, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चिल्का झील के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह उड़ीसा में है। कहाँ दोस्तों, उड़ीसा में है दोस्तों। और भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है दोस्तों। अगर बुल्लर झील के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह जम्मू कश्मीर में है। कहाँ, जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। और यह मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। और सांभर झील के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह राजस्थान में है। कहाँ, राजस्थान में। और यह भी खारे पानी का झील है दोस्तों। पुलिकट झील के बारे में बात करें दोस्तों, तो यह भारत के पूर्वी कोरमंडल, कहाँ, पूर्वी कोरमंडल तट पर स्थित है दोस्तों। और यह भी खारे पानी का झील है। और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। क्या दोस्तों, दूसरा सबसे बड़े खारे पानी का झील है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चिल्का झील। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। क्या दोस्तों, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान कौन करता है दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद करता है। तो यह है दोस्तों
क्या दोस्तों आर्टिकल कितना है, तो यह दोस्तों आर्टिकल 21, क्या दोस्तों आर्टिकल 21 है, जो कि भारतीय संवैधानिक उपचार प्रदान करता है, नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। सॉरी दोस्तों, प्रश्न संख्या 16 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। क्या दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है। तो वह है दोस्तों आर्टिकल 32। क्या दोस्तों आर्टिकल 32, और आर्टिकल 32 को ही भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था दोस्तों, संविधान की आत्मा कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। प्रश्न संख्या 17 कहता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स मुख्य रूप से किस विषय का आकलन करता है। क्या दोस्तों कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स मुख्य रूप से किस विषय का आकलन करता है। तो है दोस्तों भूख और कुपोषण का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18 को। प्रश्न संख्या 18 कहता है जब किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो इस स्थिति को कहा जाता है दोस्तों मुद्रास्फीति, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। प्रश्न संख्या 19 कहता है यदि किसी कूट भाषा में दिल्ली को EFMIG, क्या दोस्तों EFMIG, तो उसी नियम के अनुसार लखनऊ का कूट क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग देख लेंगे दिल्ली को क्या लिखा गया है EFMIG, तो देख लेंगे दोस्तों डी को क्या लिखा जा रहा है ई, यानी कि +1 हो रहा है। ई को क्या लिखा जा रहा है एफ, यानी कि इसमें भी +1 हो रहा है। एल को क्या लिखा जा रहा है एम, यानी कि इसमें +1, यानी कि सब में +1 हो रहा है दोस्तों। तो लखनऊ को हम लोग लिख लेंगे LUCKNOW, लखनऊ में सबके 1 कर दें। तो एल के बाद क्या आता है दोस्तों, एल के बाद आता है एम, यू के आता है बाद क्या दोस्तों भी, यू के बाद आता है भी, और सी के बाद क्या आता है डी, और के के बाद क्या आता है दोस्तों एल, एन के बाद आता है एम, ओ के बाद आता है पी, डब्ल्यू के बाद आता है एक्स, यानी कि एम भी डी एल एम पी एक्स। क्या दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों MVDLLOPX, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। प्रश्न संख्या 20 कहता है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। क्या दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों। तो यह है दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। और यह है दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। और यह 1936 में इसे स्थापित किया गया था दोस्तों। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1936 में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया था दोस्तों, तो उत्तराखंड में। इसे आप लोग याद करिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको पेपर में सीधे पूछ सकता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि अभी के प्रश्न में आपको कितने उत्तर सही हुए हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। कहता है यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या दोस्तों, वक्रता त्रिज्या जो होता है यानी कि आर जो होता है वो फोकस दूरी की दुगनी होता है, यानी कि 2f के बराबर होता है जो दोस्तों आर होता है। तो आर बराबर निकाल लेंगे दोस्तों 2 × 20, क्या दोस्तों 2 × 20, यानी 20 दूनी 40, यानी कि 40 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों उसका वक्रता त्रिज्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। प्रश्न संख्या 22 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक, क्या दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सामान्य नमक के रासायनिक सूत्र को दर्शाता है। तो सामान्य नमक का सूत्र होता है दोस्तों NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 23 को। प्रश्न संख्या 23 कहता है मानव हृदय में अशुद्ध रक्त सबसे पहले किस कक्ष में प्रवेश करता है। तो मानव में अशुद्ध रक्त सबसे पहले किस कक्ष में प्रवेश करता है दोस्तों। तो यह है दोस्तों दायां आलिंद में। कहाँ दोस्तों दायां आलिंद में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 24 को। प्रश्न संख्या 24 कहता है दोस्तों कि भारत में अरावली पर्वतमाला मुख्य रूप से किस दिशा में फैली हुई है। तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अरावली पर्वतमाला है जो कि किस दिशा में फैली हुई है। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में। कहाँ दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अरावली पर्वतमाला है जो कि
राजस्थान में पूरी तरह से फैली हुई है। कहाँ दोस्तों? राजस्थान में पूरी तरह से फैली हुई है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 26 को। प्रश्न संख्या 26 का था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? क्या दोस्तों? कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस अनुच्छेद में दिया गया है दोस्तों। तो यह आर्टिकल 32 में दिया गया दोस्तों। यह आर्टिकल 32 में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते प्रश्न संख्या 27 को। 27 कहता है कि ग्लोबल जेंडर कैप रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की जाती है? क्या दोस्तों? ग्लोबल जेंडर कैप रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की जाती है दोस्तों? तो यह है दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा किया जाता है दोस्तों, WEF के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते प्रश्न संख्या 28 को। 28 का था यदि किसी देश का निर्यात यानी एक्सपोर्ट उसके आयात यानी कि इंपोर्ट से अधिक हो तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? क्या दोस्तों? तो उस स्थिति को कहा जाता है दोस्तों व्यापार अधिशेष। क्या दोस्तों? व्यापार अधिशेष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते प्रश्न संख्या 29 को। 29 कहता है कि यदि किसी कूट भाषा में फ्लावर बराबर GMPXFS तो उसी नियम के अनुसार गार्डन का कूट क्या होगा? तो देख लेंगे दोस्तों। फ्लावर यानी कि F को लिखा जा रहा है, G यानी कि प्लस 1 हो रहा है, L को लिखा जा रहा है, M यानी कि प्लस 1 हो रहा है, W को लिखा जा रहा है, X यानी कि प्लस 1 हो रहा है। क्या दोस्तों? सब में प्लस 1 हो रहा है। तो आइए देख लेंगे हम लोग गार्डन को क्या लिखा जाएगा। तो GARDEN सब लोगों में प्लस 1 कर देंगे, यानी कि G के बाद H, A के बाद B, R के बाद S, D के बाद E और E के बाद F के बाद G, N के बाद O। तो देख लेंगे दोस्तों HBSE और GO। क्या दोस्तों? HBS और DHBSEFO यही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 30 को। प्रश्न संख्या 30 का था कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे कौन सा है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेशनल हाईवे कौन सा है। तो वो है दोस्तों NH44, जो कि श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है दोस्तों। इसकी लंबाई लगभग होता है दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका लंबाई कितना होता है। तो इसका लंबाई होता है दोस्तों 3745 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 3745 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आइए देखते प्रश्न संख्या 31 को। 31 कहता है कि यदि एक विद्युत परिपथ में 220 वोल्ट का विभवांतर तथा 11 ओम का प्रतिरोध हो तो परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो यह ओम के नियम से संबंधित है दोस्तों। तो ओम के नियम हम लोग क्या कहता है कि V बराबर IR। कहते हैं दोस्तों V बराबर IR। V दिया हुआ है दोस्तों 220 वोल्ट तथा ओम दिया हुआ है यानी कि प्रतिरोध दिया है दोस्तों 11। तो I निकाल लेंगे तो I बराबर हो जाएगा दोस्तों 11 दूनी 22 यानी कि 20 एम्पियर। कितना दोस्तों? 20 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 32 को। 32 का था निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील बनाने में जंग रोधी गुण प्रदान करता है? क्या दोस्तों? यानी कि स्टेनलेस स्टील को जंग से कौन बचाता है? तो वह है दोस्तों क्रोमियम। क्या है दोस्तों? क्रोमियम, जो कि 10.5% स्टेनलेस स्टील को जंग से बचाने में मदद करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 33 को। प्रश्न संख्या 33 कहता है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी RBC का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो RBC का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? इस क्वेश्चन को हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि RBC का निर्माण कहाँ होता है। तो वो होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 34 को। 34 कहता है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC लागू हुआ था? क्या दोस्तों? दंड संहिता यानी कि IPC लागू हुआ था। तो है दोस्तों लॉर्ड क्या दोस्तों? निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल प्रश्न संख्या 34 का था दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय दंड संहिता यानी कि IPC लागू की गई थी? तो वह है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में
आईपीसी सेक्शन यानी दंड संहिता लागू हुआ था दोस्तों, जो कि 1860 में बना था दोस्तों और 1862 में लागू हो गया था दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 35 को। प्रश्न संख्या 35 कहता है भारत में लाल मिट्टी मुख्यतः किस खनिज की अधिकता के कारण लाल दिखाई देती है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लाल मिट्टी है जो कि किस खनिज की अधिकता के कारण लाल दिखाई देती है। तो है दोस्तों आयरन ऑक्साइड यानी कि लोहा के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 36 को। प्रश्न संख्या 36 कहता है भारत के महान न्यायवादी, क्या दोस्तों भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है जो कि राष्ट्रपति करता है दोस्तों। और राष्ट्रपति यह आर्टिकल 76 के, क्या दोस्तों आर्टिकल 76 के तहत महान न्यायवादी को नियुक्ति करता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 37 को। प्रश्न संख्या 37 कहता है यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो इसका सीधा अर्थ क्या है। क्या दोस्तों यदि किसी देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो इसका सीधा अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका सीधा अर्थ क्या होता है। तो इसका सीधा अर्थ होता है दोस्तों औसतन प्रत्येक व्यक्ति की आय में वृद्धि हो रही है। क्या दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति की आय में औसतन वृद्धि हो रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 38 को। प्रश्न संख्या 38 कहता है कि इंटरनेशनल सोलर एलियंस यानी कि ISA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। क्या दोस्तों इंटरनेशनल सोलर एलियंस ISA का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों। तो यह है दोस्तों गुरुग्राम। कहाँ दोस्तों गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है। कहाँ है दोस्तों हरियाणा में है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 39 को। प्रश्न संख्या 39 कहता है यदि किसी कूट भाषा में मोबाइल को NPCJMF तो उसी नियम के अनुसार स्क्रीन, क्या दोस्तों स्क्रीन का कूट क्या होगा, यानी स्क्रीन का को क्या लिखा जाएगा। तो ये पहले जैसे ही प्रश्न है दोस्तों सब में एक एक किया गया है, सब में एक एक जोड़ा गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसको बना करके देख लीजिएगा कि राइट आंसर कौन सा होता है। अगर गलत हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 40 को। प्रश्न संख्या 40 कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। क्या दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों। तो यह है दोस्तों टिहरी बांध। क्या दोस्तों कौन सा है सबसे ऊंचा बांध, टिहरी बांध, जो कि कहाँ है दोस्तों उत्तराखंड में। कहाँ दोस्तों उत्तराखंड में। और इसकी ऊंचाई लगभग है दोस्तों 260.5 मीटर। कितना है दोस्तों 260.5 मीटर। भाखड़ा बांध के बारे में बात करें दोस्तों तो यह है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। और अगर सरदार सरोवर बांध के बारे में बात करें दोस्तों तो यह नर्मदा नदी पर और गुजरात में स्थित है दोस्तों। कहाँ गुजरात में। और हीराकुंड जो कि उड़ीसा में महानदी पर। कहाँ दोस्तों महानदी पर बना हुआ है। तो इसका सही जवाब हो दोस्तों टिहरी बांध। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 41 को। प्रश्न संख्या 41 कहता है यदि उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और उसकी वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। 30 सेंटीमीटर दूरी करने का मतलब है दोस्तों फोकस दूरी 15 है और वस्तु की दूरी कितना हो जाएगा 30, यानी कि फोकस दूरी की दुगनी होगी दोस्तों। तो दुगनी क्या होता है दोस्तों वक्रता त्रिज्या जो कि फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों। तो इसका प्रतिबिंब समान बनेगा और उत्तल लेंस कह रहा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 42 को। प्रश्न संख्या 42 कहता है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या दोस्तों कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है केमिस्ट्री का। आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जो कि यह ऑक्सीजन और नमी के कारण अभिक्रिया करके जंग अपने ऊपर ले लेता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 43 को। प्रश्न संख्या 43 कहता है मानव शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है। क्या दोस्तों मानव शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों। तो इस प्रश्न को हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि मानव शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है। तो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करना, यानी रक्त को थक्का बनाने में मदद करना, यही होता है विटामिन के का कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 44 को। 44 कहता है इनकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। तो लोकप्रिय बनाने की बात करें दोस्तों तो यह भगत सिंह के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 45 को।
45 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी के बारे में बात करें दोस्तों, तो भारत के 2 ही ऐसी नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है दोस्तों। वो है दोस्तों नर्मदा और ताप्ती। कौन सा दोस्तों? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती के अलावा भारत में ऐसा कोई ऐसा नदी नहीं है दोस्तों, कोई भी नदी नहीं है दोस्तों जो कि अरब सागर में गिरती है, सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। तो आइए इसका सही जवाब होगा नर्मदा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 46 को। प्रश्न संख्या 46 कहता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। क्या दोस्तों? कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित हो। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो वह है दोस्तों आधिकारिक भाषाएं, और 8वीं अनुसूची में लगभग 22 भाषाएं को सम्मिलित किया गया है। कितने दोस्तों? 22 भाषाएं को सम्मिलित किया गया है, यानी जोड़ा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 47 को। 47 कहता है कि किस देश, क्या दोस्तों, किस देश के जीडीपी में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है। किसी देश के जीडीपी में मुख्य रूप से क्या दोस्तों है, सॉरी दोस्तों 47 कहता है किसी देश के जीडीपी में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि किसी देश के जीडीपी में क्या शामिल होता है। तो वो शामिल होता है दोस्तों एक वर्ष में देश के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 48 को। प्रश्न संख्या 48 कहता है एक्सरसाइज भिन बैक्स, क्या दोस्तों, एक्सरसाइज भिन बैक्स भारत और किस देश के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है। क्या दोस्तों? आयोजित संयुक्त यानी कि कंबाइन सैन्य अभ्यास है। तो वह है दोस्तों वियतनाम के बीच, भारत और वियतनाम के बीच VNX है जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 49 को। प्रश्न संख्या 49 कहता है यदि किसी कूट भाषा में बुक को CPPL तो उसी नियम के अनुसार पेपर का कूट क्या होगा। तो यह भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों कि B में +1 किया गया है, O में +1 किया गया है और K में भी +1 किया गया है। तो हम लोग लिख लेंगे पेपर को क्या होगा, तो PAPER। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इसका सॉल्यूशन करके आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 50 को। प्रश्न संख्या 50 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का प्राकृतिक झील कौन सा है दोस्तों। तो हम लोग पहले ही जान चुके कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का प्राकृतिक झील कौन सा है। तो वो है दोस्तों बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। तो आज का क्लास समाप्त हुआ दोस्तों। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 50 में से आपका कितना उत्तर सही हुआ, और 50 का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज का यही क्लास समाप्त होता है।